नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर का खास प्रोग्राम देश दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की टॉप 10 प्रमुख खबरों का ये सिलसिला। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन बौखला गया है। चीन की बौखलाहट पर प्रतिक्रिया देते हुए नैन्सी ने कहा कि मेरी यात्रा ताइवान को संयुक्त राज्य का समर्थन बढ़ाने के लिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान खुद को लोकतंत्र बनाने में कठिन था, लेकिन अब फल फूल रहा है। आने वाले सालों में ताइवान विकास की नई इबारत भी लिखेगा। Just wanted to bring you back to Taiwan. So some have speculated that your trip to Taiwan was more about burnishing your own legacy than actually benefiting Taiwan, which has been left to bear the brunt of China's ire. What would you say to that? Well, it's a ridiculous question. I mean, not your question, but the contention you have. Taiwan is one of the freest countries in the world. Don't take it from me. That's how Freedom House describes them. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17वें एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 का उद्घाटन दिल्ली में भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य जल क्षेत्र में इजरायल और भारत के बीच सहयोग और दोनों देशों के बीच लंबे समय से संबंधों को मजबूत करना है। आपको बता दें कि प्रगति मैदान में 4 से 6 अगस्त तक होने वाले इस कार्यक्रम में इजरायल कंट्री पार्टनर है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए भारत में इजरायल दूतावास के वाटर अताशे डॉक्टर लियोर आसफ ने कहा कि हम 25 गांव के उन्नत कृषि विस्तार में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यूपी के बुंदेलखंड परियोजना में एक साथ चल रहे हैं। इसी तरह स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक जी कुमार ने कहा कि इजरायल बहुत कम पानी की उपलब्धता वाला देश होने के कारण बहुत अच्छी तरह से पानी का प्रबंधन करता है। भारत को इजरायल से सीख लेनी चाहिए। This expo is actually a very good opportunity for the states of Israel and the company to explore the possibility of cooperation here in India. Many Israeli companies already are working here and are established here and working together in the private sector to bring the state-of-the-art technology into the water sector. In addition to that, the State of Israel invests a lot of effort to create an ecosystem and work together with federal agencies like the Ministry of Jal Shakti, the National Clean Ganga Mission, the Amrut 2.0 mission, and other states and federal agencies to promote a joint project. We're now working together with the states of Uttar Pradesh in the Bundelkhand project to provide safe drinking water and advanced agriculture expansion for 25 villages. So it's a good learning experience for all of us, as well as with the collaboration of Israel, we are setting up centers of excellence in Varanasi and Israel to study better usage of water, better management of water. So this will be a great lessons for us. महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। जी हां, राहुल ने कहा कि हिटलर ने चुनाव जीता था, वे भी चुनाव जीतता था। उसने ये कैसे किया? जर्मनी के सभी संस्थाओं पर उसका नियंत्रण था। मुझे पूरी व्यवस्था दो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे जीत जाते हैं। फिलहाल उनके इस बयान पर अब हंगामा मच गया है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि महंगाई व नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार दोषी है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब महंगाई पर चर्चा होती है तो राहुल गांधी सदन में आते नहीं हैं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। कांग्रेस के लिए महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा तो एक बहाना है। सही वजह है कि ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है।
साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बद नहीं दिया जाता है? ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई की 2 दिवसीय मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वहीं इस ऐलान के बाद लोगों पर ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। साथ ही एक बार फिर आरबीआई ने रेपो रेट को कोरोना महामारी के पहले रेपो रेट यानी 5.5% के करीब से 5.40% कर दिया है। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 3rd to 5th August and reviewed the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष उम्मीदवार मार्गरेट टलवा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि हम विपक्ष को अपना पूरा समर्थन देंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए मार्गरेट टलवा जी का नाम की जो घोषणा की गई थी, उसके बारे में बहुत चर्चा हुई हमारी पार्टी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास, और आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये फैसला लिया है कि मार्गरेट टलवा जी को एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह से साथ देंगी, सपोर्ट करेगी, मदद करेगी। और हमारी ख्वाहिश इसलिए भी है मार्गरेट टलवा जी इस देश की उपराष्ट्रपति बनकर आए क्योंकि एक महिला है और साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखती है, और इस देश को बड़ी खुशी होगी अगर एक माइनॉरिटी की मेंबर जो है इस देश की उपराष्ट्रपति बनेगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बीच टीएमसी की पूर्व नेता बैसाखी बनर्जी ने एसएससी भर्ती घोटाला मामले में कहा कि पार्थ ने कई बार अपने पद का दुरुपयोग किया और वे किसी को अपने से ऊपर नहीं मानते थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नहीं। उनकी जिद की वजह के कारण से वे शिक्षा विभाग को नियंत्रित करते थे। उन्होंने ये सारा भ्रष्टाचार अपने लिए किया है। पार्थ चटर्जी की बदौलत ही होगा, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री के बारे में वो एक चीज एकदम साफ कहते थे कि मेरे मिनिस्ट्री, उनके घर था नागतौला, तो वो कहते थे मेरे मिनिस्ट्री चलता है नागतौला से, मेरे मिनिस्ट्री हरीश चैटर्जी स्ट्रीट से नहीं चलता है। हरीश चैटर्जी स्ट्रीट है ममता जी के घर। तो वो ये मानते थे कि उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई नहीं ना, माने ही, वो मुंह से बोलते थे कि वो सेकंड इन कमान, मगर उसके ऊपर किसी का कमान नहीं चलता था, ममता जी का भी नहीं। वो किसी के बारे में नहीं सोचते थे खुद के सिवा। हम लोग बोलते थे कि वो सेल्फिश जायंट की दुनिया में रहते। तो मेरे अंदर ये बिलीफ है कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वो पार्टी के लिए नहीं, वो खुद के लिए ही किया है। शराबबंदी के बाद भी बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतों के मामले में कमी नहीं आई है। एक बार फिर से राज्य के सारण जिले के छपरा में कथित तौर पर नकली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। वहीं मेडिकल टीमों को जांच के लिए और कारण पता करने के लिए इलाके में भेजा गया है।
बताया जा रहा है कि कथित तौर पर 2 अगस्त को नागपंचमी उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने गांव में शराब का सेवन किया था। खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर अवैध हथियार बनाने और बेचने में शामिल था। पुलिस ने आरोपी के पास से 48 देसी पिस्तौल, 17 कारतूस और अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को बरामद किया है। वहीं आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के दौलतपुर निवासी ताहिर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा 5 अगस्त को राज्य के कठुआ में सीमावर्ती निवासियों के लिए मुफ्त जांच व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएसएफ के डीआईजी हरिलाल ने चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया और कहा कि बीएसएफ और सिविल के डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। वे ग्रामीणों को दवा लिख रहे हैं। हमारा उद्देश्य रोगियों को समय पर इलाज देना है। साथ ही हम लोगों को जागरूक करने के लिए वृक्षारोपण अभियान भी चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हर साल की तरह आज फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया। इसके साथ साथ सिविल से भी डॉक्टर आए हुए हैं और हमारे बीएसएफ के हैं, कम से कम 5 डॉक्टर हैं और एक लेडीज़ डॉक्टर अलग से है जो महिलाओं की चेकिंग करेगी। इनके बाद जो यहाँ पे गांव के लोग आए हैं उनके लिए भी ये दवा कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे आज ये ट्री प्लांटेशन का भी रखा था, जिसमें आज हम 1500 ट्री प्लांटेशन, जिसमें फ्रूट्स बेयरिंग और लोकल पेड़ भी रख रहे हैं ताकि यहाँ एनवायरनमेंट ठीक रहे। और आपको पता ही कि वातावरण में बहुत तब्दीली आ रही है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।